अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में इन डिटेल डिस्कशन की, ठीक। आज उसके कुछ कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है जी। कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ये हैं। एक स्टडी टिप है डिराइव डिमांड। स्टडी टिप में बात लिखोगे डिराइव डिमांड। दो तरह की हमारे पास डिमांड होती है, एक को कहते हैं डायरेक्ट डिमांड, एक को कहते हैं डिराइव डिमांड। डिराइव डिमांड वो डिमांड होती है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिमांड करता है फॉर द पर्पस ऑफ टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चीज़ें बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की वो डिमांड करता है उसको डिराइव डिमांड कहते हैं। सादा लफ्ज़ों में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड को डिराइव डिमांड कहते हैं। डायरेक्ट डिमांड क्या? डायरेक्ट डिमांड हमेशा फिनिश गुड्स की होती हैं, फाइनल गुड्स की होती हैं, और डायरेक्ट डिमांड हमेशा कंज्यूमर करता है। कंज्यूमर जो डिमांड करता है उसको डायरेक्ट डिमांड कहते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो डिमांड करता है उसको डिराइव डिमांड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एसी मैन्युफैक्चर करना है। एसी मैन्युफैक्चर के लिए मुझे प्लास्टिक चाहिए। ये जो प्लास्टिक चाहिए होगा एंटरप्रेन्योर को टू मैन्युफैक्चर एसी, तो ये प्लास्टिक का खरीदना ये डिराइव डिमांड होगी। हमने इसमें कॉपर खरीदा, मेटल खरीदा एसी में यूज़ करने के लिए, दिस इज डिराइव डिमांड। एसी तैयार हो गया। अब एसी जब बन गया हमने शॉप पर बेचने के लिए रखा। अब जब ये कस्टमर ने, कंज्यूमर ने एसी खरीदा, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट डिमांड। ठीक हो गया, इसको देख लीजिएगा। फिर कुछ हमारे पास हमने रिवॉर्ड्स पढ़े थे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, और हमने कहा था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में अगर हमने फॉर एग्जांपल एक किताब बनानी है, उस किताब के क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे, यानी कि किताब में कौन कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ होंगे। हमने कहा सबसे पहले किताब का पेपर बनेगा। पेपर लकड़ी से बनेगा। जो वुड है एक नेचुरल प्रोडक्ट है, यानी कि ये जो पेपर हो गया ये हमारे पास लैंड हो गया, ठीक है, क्योंकि पेपर लकड़ी से आनी है। लकड़ी क्या है, वुड क्या है, लैंड है। तो वुड टू मेक पेपर, दिस इज लैंड। लेबर जो ऑथर होगा, जो राइटर होगा। कैपिटल जो प्रिंटिंग मशीन होगी वो कैपिटल है। एंटरप्रेन्योर जो इस सारे प्रोसेस को ऑन कर रहा होगा, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल है, जैसे कि हमने एक क्लींजर बनाना है, यानी कि हमने एक डिटर्जेंट बनाना है, हाउस क्लीनर बनाना है, ठीक है, या हमने हाउस को क्लीन करना है। अगर हाउस को क्लीन करना है, सफाई वगैरह करनी है, कोई डिटर्जेंट बनाना है और डिटर्जेंट से सफाई करनी है, तो वो जो डिटर्जेंट यूज़ कर रहे होते हैं, कोई केमिकल यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, वो जो केमिकल होगा, ठीक है, आपको पता है वो केमिकल जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट से बना होगा, ठीक है जी। कोई नाइट्रोजन होगा उसके अंदर, ठीक है, कुछ और मेटल्स होंगे उसके अंदर, ठीक है, कुछ और फार्मूलाज होंगे उसके अंदर, ठीक है। तो वो जो केमिकल होगा वो लैंड का पार्ट बनेगा, ठीक है। और उसके बाद जब हम सफाई करेंगे तो हमें कोई इक्विपमेंट चाहिए होगा, कोई ब्रश चाहिए होगा, कोई वाइपर चाहिए होगा, कोई अदर टूल चाहिए होगा, तो वो हमारा कैपिटल में आ जाएगा। वो सफाई करने वाला जो बंदा होगा वो लेबर में आ जाएगा, और जो सफाई करवा रहा होगा वो एंटरप्रेन्योर में आ जाएगा, ठीक है। इसको बड़े स्केल में लेके जा सकते हैं। इस तरह फॉर एग्जांपल हमने स्कूल बनाना है। अब स्कूल में कौन कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ होंगे। स्कूल में सबसे पहले लैंड, जिस जगह पर वो बिल्डिंग होगी वो लैंड का हिस्सा होगा। कैपिटल जितने भी वहाँ पर इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, जैसे कि वाइट बोर्ड। अब वाइट बोर्ड का मकसद ये नहीं हमने इसको बेचना है, इसके लिए इसको हमने इसलिए बनाया ताकि इससे फर्दर गुड्स तो खैर नहीं होंगी, सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, ठीक है जी, क्योंकि वाइट बोर्ड होगा तो चीज़ें समझा पाएंगे। तो वाइट बोर्ड एज ए कैपिटल के तौर पर यूज़ हुआ। फर्नीचर दो तरह से इसको देख सकते हैं। अगर फर्नीचर हम घर के लिए ले रहे हैं, ये हमारी फाइनल कंजम्पशन है, हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं उठाना। लेकिन अगर हम स्कूल के लिए फर्नीचर ले रहे हैं, कॉलेज के लिए फर्नीचर ले रहे हैं, तो हमने एक फर्नीचर अपने लिए नहीं लिया, हमने इसलिए लिया ताकि इससे फर्दर फ़ायदा उठा सकें। वो क्या है, स्टूडेंट आएंगे, बैठेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। और जितने भी इक्विपमेंट्स है, एसी हैं, एसी हमने अपने लिए नहीं खरीदे, स्टूडेंट्स के लिए लगाए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारा हमारा कैपिटल का आ जाएगा। और एंटरप्रेन्योर जो प्रिंसिपल होंगे, जो कॉलेज का स्कूल का ऑनर होगा, वो एंटरप्रेन्योर हो जाएगा। लेबर जितने भी टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, एडमिन स्टाफ हो गया, ठीक है, और कस्टोडियन स्टाफ हो गया, सारा लेबर में आ जाएगा, ठीक है, समझ सकते हैं।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमिक रिसोर्स, एक्सप्लेन डिफरेंट कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ठीक है, इकोनॉमिक रिसोर्स क्या है? इकोनॉमिक रिसोर्स लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये आपके इकोनॉमिक रिसोर्स हैं, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इकोनॉमिक रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है जी, याद रखिएगा। एक्सप्लेन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, डिफरेंट कैटेगरीज को एक्सप्लेन करो, लैंड को एक्सप्लेन करो, लेबर को, कैपिटल को, एंटरप्रेन्योर को एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन 8, डिस्क्राइब द टर्म लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड को एक्सप्लेन करो फुल फैक्टर, रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी, सारे के सारे डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन 9, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है, डेफिनेशन लिखेंगे। ब्रीफली डिस्क्राइब स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन के 3 स्टेजेस को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन 10, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या, हमने कहा लेबर को डिवाइड कर देना अकॉर्डिंग टू देयर वर्क इन विच दे आर स्पेशलाइज्ड। ठीक है जी, इसकी डेफिनेशन लिख दीजिएगा। क्वेश्चन 11, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट टाइप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड बाय स्कूल। उसने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से क्या मुराद, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डेफिनेशन लिख दीजिएगा। ठीक है, और उसने कहा कौन से फैक्टर स्कूल में यूज होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया। ठीक है जी, लैंड यूज होगी इसमें, ऑब्वियस बात है स्कूल में। फिर लेबर के तौर पर टीचर्स का स्टूडेंट स्टाफ आ जाएगा, कैपिटल के तौर पर फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, व्हाइट बोर्ड वगैरह आ जाएंगे, एंटरप्रेन्योर प्रिंसिपल खुद होगा। क्वेश्चन 12, नेम 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर रिस्पेक्टिव रिवॉर्ड, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और उनके रिवॉर्ड्स के सिर्फ नाम लिखने हैं, एक्सप्लेन नहीं करना। तो लैंड का रिवॉर्ड रेंट, लेबर का वेजेस, कैपिटल का इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट। क्वेश्चन 13, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ब्रीफली डेफिनेशन लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई कैप का फेवरेट है, आई कैप इसमें से लाजमी कोई ना कोई सवाल पूछता है 2-3 नंबर का। ठीक है जी, पीपीसी है क्या? पीपीसी बिल्कुल इंडिफरेंस कर्व की तरह है, बट थोड़ा सा ऑपोजिट। आपको पता है इंडिफरेंस कर्व मैं पढ़ा चुका हूं आपको, इंडिफरेंस कर्व भी ये कहता है इंडिफरेंस कर्व इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। इस तरह पीपीसी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, ये भी 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन है, वो भी 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन है। लेकिन इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर का कॉन्सेप्ट है, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं। प्रोडक्शन मीन प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन के बारे में। प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है। तो पीपीसी एक्चुअली है क्या? पीपीसी शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करता है 2 गुड्स के, दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस, जो इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है व्हेन ऑल रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज या अप्लाइड। हम सारे रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करें और एफिशिएंटली यूटिलाइज करें, और एफिशिएंटली और फुली यूटिलाइज करने से हम जो 2 गुड्स मैक्सिमम बना पाएंगे, वो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें बता रहा होता है। हमें पता है हमारे पास स्केर्स रिसोर्सेज हैं, जब हमारे पास स्केर्स रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो हम लिमिटेड रिसोर्सेज से कितनी की प्रोडक्शन कर सकते हैं, ये हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बता रही होती है। ठीक हो गया? हमें बताइए, हमने पढ़ा था बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हमने क्या बनाना है? हमने कहा हम 2 तरह की गुड्स बनाते हैं नॉर्मली, एक कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं, कैपिटल गुड्स बनाते हैं। अब कैपिटल गुड में ओवरऑल पूरी इकोनॉमी की कैपिटल गुड्स आ गई, कंज्यूमर गुड में ओवरऑल सारी कंज्यूमर गुड्स ही आ गई। ठीक है, तो हमने एक कैपिटल गुड सिलेक्ट कर ली, मिसाइल कर लो, किताब कर लो, मशीनरी कर लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, तो हमने यहां पर एक कैपिटल गुड सिलेक्ट कर ली, कैपिटल गुड, और वीड में हमने कंज्यूमर गुड ले ली। ऐसी है, हमें पता है हम इकोनॉमी 2 तरह की गुड्स बना रहे होते हैं, एक कैपिटल गुड है, कंज्यूमर गुड। मिसाल के अगर मशीन ले लें, इसमें कोई इतराज नहीं हमें। ठीक है, हमने 2 तरह की गुड्स बनानी है। अगर मैं हमारे मुल्क में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको फुली यूटिलाइज करना है, मैंने अपने रिसोर्सेज को बचाना नहीं है, कंजूसी नहीं करनी, मैंने सारे रिसोर्सेज लगाने हैं और कोशिश करूंगा मैं उनको एफिशिएंटली यूटिलाइज करूं। इस एफिशिएंसी का मतलब क्या, आने वाले वक्तों में भी पता चल जाएगा, आने वाली डायग्राम बनाऊंगा इंशाल्लाह, डायग्राम से आपको पता चल जाएगा द वर्ड एफिशिएंटली मीन। हमने कहा अगर मैं सारे रिसोर्सेज को फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करूं तो मैं अपनी इकोनॉमी में कितनी कैपिटल गुड्स बना सकता हूं, कितनी कंज्यूमर गुड बना सकता हूं,
और ये मैंने आपको बताया था, हम कौन सी गुड बनाएंगे जिसकी मुझे ज़रूरत ज़्यादा होगी वो गुड मैं ज़्यादा बनाऊंगा, जिसकी मुझे कैपिटल गुड की ज़रूरत है मैं कैपिटल गुड ज़्यादा बनाऊंगा, मुझे कंज्यूमर गुड की ज़रूरत है तो मैं कंज्यूमर गुड्स बनाऊंगा। ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री अकॉर्डिंग टू दी कंट्रीज नीड, कि कंट्री को किस चीज़ की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त वीट के हम 15 यूनिट बना रहे हैं, वीट के हम 15 यूनिट बना रहे हैं और मिसाइल के कोई यूनिट नहीं बना रहे, ठीक। हमने कहा नहीं कैपिटल गुड भी तो होनी चाहिए इकोनॉमी में, क्योंकि कैपिटल गुड सपोर्ट करती इकोनॉमी को। तो हमने कहा कि ठीक है हम एक कैपिटल गुड बनाते हैं। तो एक कैपिटल गुड बनाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ वीट के यूनिट्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव स्केर्स रिसोर्सेज। हमारे पास स्केर्स रिसोर्सेज हैं, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। जब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो जब एक चीज़ को इंक्रीज करूंगा वी हैव टू सैक्रिफाइस द अदर वन। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं मिसाइल भी ज़्यादा बनाता चले जाऊं और कंज्यूमर गुड भी ज़्यादा बनाता चले जाऊं, तो भाई ये तो याशी प्रोग्राम चलता रहेगा। इट्स मीन आपके पास स्केर्स रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज की भरमार है, आप तो दोनों गुड्स ही ज़्यादा बनाते जा रहे हो, तो आपकी तो क्या ही बात हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता, किसी भी इकोनॉमी में। हमें पता है हमारे पास जो अर्थ है लिमिटेड सप्लाई, इसकी सप्लाई इन नेचर परफेक्टली इन इलास्टिक है, ये ज़रा बराबर भी चेंज नहीं हो सकती। इसकी जो सप्लाई है ज़रा बराबर भी 1 इंच भी चेंज नहीं हो सकती। तो जितनी आज से 200, 300, 400, 1000 साल पहले जितनी ज़मीन थी आज भी उतनी है, और 1000 साल बाद भी ज़मीन इतनी रहनी है, तो ज़मीन ने तो इंक्रीज़ होना नहीं है। तो हम ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ इफ़ वी वांट टू इंक्रीज द कैपिटल गुड एंड कंज्यूमर गुड ऑल्सो इंक्रीजेज, इट्स नेवर पॉसिबल। If we want to increase capital good, we have to sacrifice the consumer good. मुझे consumer good को sacrifice करना पड़ेगा because we have scarce resources, हमारे पर resources की कमी है। तो obvious बात है, मैं अगर capital good पर resources ज़्यादा लगा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर कुर्बानी देनी पड़ेगी। For example, हमने एक मिसाइल बनाया और हमने हमारी वीट की जो प्रोडक्शन है वो 14 रह गई, यानी कि अगर साथ साथ मैं लेके चलता रहूँ कि ये देखें ये एडिशनल मिसाइल बनाने के लिए मुझे एक वीट का यूनिट सैक्रिफाइस करना पड़ा, एक वीट का यूनिट सैक्रिफाइस करना पड़ा। हमने कहा ठीक है अभी तो कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा ही हैं, कैपिटल गुड्स कम है, तो कैपिटल और बनाते हैं, ठीक है नी। तो हमने कैपिटल गुड्स और बनाए। जब हमने कैपिटल गुड और बनाए यानी कि एक एडिशनल कैपिटल गुड बनाया, तो कंज्यूमर गुड को मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और जब मैं कंज्यूमर गुड को सैक्रिफाइस करूंगा तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 12 रह गए, ये 12 रह गए। इस 12 का मतलब क्या? इस 12 का मतलब ये है कि अब एडिशनल मिसाइल बनाने के लिए मुझे 2 यूनिट सैक्रिफाइस करने पड़े। ये देखिए एडिशनल सॉरी सैक्रिफाइसिंग रेशियो पहले लिखते हैं, ठीक है नी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो पहले लिखते हैं, ठीक है नी। तो मुझे इस एडिशनल कैपिटल को बनाने के लिए 2 यूनिट को सैक्रिफाइस करने पड़े, ठीक है नी। नेक्स्ट हमने एक और यूनिट बनाया, अब फर्दर मैं सैक्रिफाइस करूंगा। फॉर एग्जांपल यहां पे 9 आ गए, इसका मतलब क्या? अब मैंने 3 यूनिट वीट के सैक्रिफाइस किए फॉर द सेक ऑफ मेकिंग एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल गुड। 4 में हमने दोबारा यूनिट सैक्रिफाइस किए, फॉर एग्जांपल ये 5 आ गया। मीन अब मैंने 4 यूनिट सैक्रिफाइस किए वीट के फॉर द सेक ऑफ एडिशनल कैपिटल गुड। और इन द लास्ट कॉम्बिनेशन इन एफ में मैंने सारे के सारे रिसोर्सेज अपने कैपिटल गुड में लगा दिए और मेरी कंज्यूमर गुड की जो प्रोडक्शन है वो 0 आ गई। यानी कि ये लास्ट यूनिट बनाने के लिए मुझे 5 कंज्यूमर गुड को सैक्रिफाइस करना पड़ा। इनका मतलब क्या है देखिएगा जरा। ऑब्वियस बात है जब मैं एक चीज को इंक्रीज कर रहा हूं मुझे दूसरी चीज को डिक्रीज करनी है, ये बात तय है, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमारे पास स्केर्स रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज की कमी है। रिसोर्सेज की कमी के बावजूद अगर हम एक चीज़ को इंक्रीज करते हैं, अगर एक चीज़ पर ज़्यादा
रिसोर्सेज लगा रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं से रिसोर्सेज को उठाना पड़ेगा और इधर लगाना पड़ेगा। मैं कैपिटल गुड ज्यादा बना रहा हूं तो मुझे कंज्यूमर गुड से रिसोर्सेज सारा निकालना है और कैपिटल गुड पे लगा देना है, ठीक है। इसलिए तो कैपिटल गुड मेरी इंक्रीज होती रहेगी और कंज्यूमर गुड मेरी डिक्रीज होती रहेगी। यहां पर बात जो आपने गौर करनी है वो ये है कि आपने नोट किया है कि हर एडिशनल कैपिटल गुड की प्रोडक्शन में मेरा कंज्यूमर का सैक्रिफाइसिंग रेट बढ़ता जा रहा है। ये बात सिर्फ गौर करने वाली है, ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि इंडिफरेंस कर्व वैसा नहीं था। इंडिफरेंस कर्व डिमिनिशिंग ट्रेंड में था। इंडिफरेंस कर्व में सैक्रिफाइसिंग रेशियो कम हो रही थी, याद रखिएगा। इंडिफरेंस कर्व में सैक्रिफाइसिंग रेशियो कम होती है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सैक्रिफाइसिंग रेशियो इंक्रीज हो रही होती है। ऐसा क्यों हो रहा होता है ये अभी बता देता हूं, फिर ग्राफ से भी इंशाल्लाह आपको बताता हूं। ये देखें ऐसा क्यों हो रहा था, रीजन क्या। कॉम्बिनेशन ए में जब मैं था, मैं सारी की सारी प्रोडक्शन कंज्यूमर गुड्स पर कर रहा था, मैंने सारे रिसोर्सेज कंज्यूमर गुड पर लगाया हुआ था। इट्स मीन मैं कैपिटल गुड नहीं बना रहा था। हमारी इकोनॉमी में कुछ इंजीनियर्स भी होंगे, कुछ फार्मर्स भी होंगे, कुछ सादा लोग भी होंगे। हमने सारे इंजीनियर्स को भी कहा था भाई तुम भी कंज्यूमर गुड बनाओ, हालांकि वो कंज्यूमर गुड्स बनाने में एक्सपर्ट नहीं थे, लेकिन हमने कॉम्बिनेशन ए में कोई कैपिटल गुड नहीं बना रहे थे। हमने क्या किया, कंज्यूमर गुड पर सारों को लगा दिया। ये तो कॉम्बिनेशन ए हो गया। जब मैं कॉम्बिनेशन ए से बी पर आया, जब मैंने ए कैपिटल गुड बनाने का फैसला किया, मैंने कहा इंजीनियर वापस आ जाओ। इंजीनियर्स तुम्हारा काम तो कैपिटल गुड बनाना है, तुम्हारा काम तो मशीनें बनाना है, प्लांट्स बनाना है, ठीक है जी। तो हमने जब इंजीनियर्स को यहां पर लेकर आए तो हमें वीट के रिसोर्सेज को कम सैक्रिफाइस करना पड़ा। क्यों, अभी ये वीट वाली जो जगह है वहां पे जो रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली पड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सपर्ट हैं कंज्यूमर गुड बनाने में, इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो कम। देखें इंजीनियर्स कम थे ना तो बहुत कम सैक्रिफाइस किया। दिस इज माय सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दैट इज 1। सिर्फ 1 यूनिट सैक्रिफाइस किया क्योंकि बहुत कम इंजीनियर्स थे। वो सारे इंजीनियर कंज्यूमर को छोड़कर कैपिटल गुड की तरफ आ गए। फिर मैं बी से सी पर आया। जब मैं बी से सी पर आया, अब मैं रिसोर्सेज और लगाना शुरू हो गया। अब जो नीम हकीम इंजीनियर रह गए उनको भी बुला लिया, हमने कहा आप इधर आ जाओ। अब यहां से रिसोर्सेज इधर आना शुरू हो गए। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो बढ़ना शुरू हो गई, 2 सैक्रिफाइस हो गए। फिर सी से डी पर आया, और कैपिटल गुड। जब और कैपिटल गुड मैं बनाना चाह रहा हूं तो मैं कैपिटल गुड के सारे फैक्टर को तकरीबन यूटिलाइज कर चुका हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, कंज्यूमर गुड वाले रिसोर्सेज को भी कैपिटल गुड पे लगाना चाह रहा हूं। हमने कहा लोगों जो कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस कर रहा था आ जाओ, अब वो भी कैपिटल गुड प्रोड्यूस करेंगे। आप देखें कंज्यूमर गुड के पास रिसोर्सेज ज्यादा कम होने शुरू हो गए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बढ़ती जा रही है। इट्स मीन हम उन लोगों को भी आप कैपिटल गुड पर यूटिलाइज कर रहे हैं जो कि कंज्यूमर गुड्स बनाने में एक्सपर्ट हैं। इस वजह से देखें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कंज्यूमर गुड की बढ़ती जा रही है, ठीक है। एट द एंड हुआ क्या, हमें एक कैपिटल गुड बनाने के लिए कंज्यूमर गुड को ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ा। मीन हम कंज्यूमर गुड की सारी लेबर को कैपिटल गुड बनाने में यूटिलाइज कर रहे हैं। तो देखें मैक्सिमम हमने सैक्रिफाइस किया कंज्यूमर गुड को। इस वजह से याद रखिएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड पर होती है। और ये जो मैंने रेशियो लिखी, इस रेशियो को कहते हैं ये मैंने आगे पढ़ाना था लेकिन साथ साथ इसके साथ रिलेट करना ज़रा आसान होता है, इसलिए मैंने यहीं पे करवा दिया। ये हमारी होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये हमारी होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, MRPT भी कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो याद रखिएगा पीपीसी कर्व में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड पर होगी।
पीपीसी कर्व में हमेशा एमआरपीटी मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड पर होगा। तो दिस इज माय पीपीसी। ये पीपीसी का हमने डेफिनेशन पढ़ ली। दिस इज आवर डेफिनेशन और ये हमारा शेड्यूल हो गया, ठीक है, टेबल हो गया और न्यूमेरिकल एग्जाम्पल होगी, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल होगी, ठीक है जी। अब ग्राफ देख लेते हैं। पीपीसी का ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ आप लोगों ने फ्री हैंड से बनाना है, क्योंकि मेरे पास ये वैल्यूज़ हैं। मैं चाहता हूँ इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाऊँ ताकि ट्रू पिक्चर ग्राफ के हमारे सामने आए। एक्स एक्सिस पर मिसाइल ले लेते हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस पर कंज्यूमर गुड ले लेते हैं, ठीक है। कैपिटल गुड ले ली, यहां पे कंज्यूमर गुड ले ली। कैपिटल गुड 0 to 5 है, तो 0 1 2 3 4 5, ठीक। कंज्यूमर गुड 15 है, तो 3 का इंटरवल रख सकते हैं। 3 6 9 12 15, ठीक है जी। चलो अब ग्राफ बना लेते हैं। कॉम्बिनेशन है 0 मोबाइल 15 वीट, 0 और 15, फर्स्ट तो यही रहा मेरे पास, ठीक। सेकंड मिसाइल 1 14, 1 पे 14 है, तो हमने कहा ये 14 है। देन 2 पे 12, 2 पे 12 2 पे 12 है, ये 2 आ गया मेरे पास, और दिस इज माई 12। 3 पे 9, और 4 पे 5, ये गैप थोड़ा कम हो गया शायद। 5 पे 0, 5 पे 0, ठीक है। ज्वाइन कर लेते हैं इनको। तो ये हमारे पास एक कर्व बन गई। इस कर्व को कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी। फ्रंटियर कहते हैं बॉर्डर, फ्रंटियर कहते हैं, ये जो फ्रंटियर है इस फ्रंटियर कहते हैं बॉर्डर है। जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर होगा, यानी कि पाकिस्तान की हदूद है, तो ये हमने एक हदूद बना दी, हमने एक बॉर्डर बना दी। ये बॉर्डर क्या कहता है? बॉर्डर ये कहता है आपकी इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज हैं, अब सारे रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर लो, एफिशिएंटली यूटिलाइज कर लो। मैक्सिमम वीट की प्रोडक्शन, कंज्यूमर गुड की प्रोडक्शन 15 होगी और मैक्सिमम कैपिटल की प्रोडक्शन 5 होगी। इससे ज़्यादा बना नहीं सकते। हमने कहा क्यों नहीं बना सकते? उसने कहा आपके पास रिसोर्सेज ख़त्म हो गए हैं। हमने कहा वो कैसे पता चला? उसने कहा मैं एक बॉर्डर हूँ, मैं ये बता रहा हूँ अब सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज कर चुकी हो, ठीक है। अगर आप सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लो, 100% यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर लो, तो आपके पास ये एक कर्व बन जाएगी। यानी कि इस एरिया के अंदर इस एरिया के अंदर आप जो मर्जी चीजें प्रोड्यूस कर सकते हो। अब एफिशिएंटली कब हो गया? अब एफिशिएंट कब हो गए? वर्ड ये था एफिशिएंटली अप्लाइड। हम कब अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली अप्लाइड करेंगे, यूज करेंगे? अगर मैं इस ब्लैक लाइन के ऊपर सर्कुलेट कर रहा हूं, मूव करूंगा इस ब्लैक लाइन के ऊपर, इट्स मीन मैं अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरी एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन कब होगी? अगर मैं इस ब्लैक लाइन के ऊपर कोई भी कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर लूं। वो कॉम्बिनेशन मेरा ए हो सकता है, वो बी हो सकता है, सी, डी, ई, एफ।
अगर मैं कॉम्बिनेशन डी सिलेक्ट कर रहा हूं, क्या कॉम्बिनेशन डी इस ब्लैक लाइन के ऊपर आ रहा है? ये मेरा एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन होगी रिसोर्सेज की। मैं कॉम्बिनेशन बी सिलेक्ट करता हूं, ये भी एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन होगी रिसोर्सेज की। मैं कॉम्बिनेशन एफ सिलेक्ट करता हूं, क्या ये भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर के ऊपर ही है? इट्स मीन ये भी मेरी एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। तो याद रखिएगा, अगर मैं इस ब्लैक लाइन के ऊपर ऊपर मूव कर रहा हूं, दिस शोज माई एफिशिएंसी, ये मेरी क्या है? एफिशिएंसी है, ये मेरी एफिशिएंसी है। ठीक है नहीं? फिर हमने यहां से क्वेश्चन पूछा, हमने कहा चलें ठीक है, मुझे ये बताओ कि अगर मैं एक पॉइंट पर हूं, उस पॉइंट का नाम ये पॉइंट है, पॉइंट ये है, फॉर एग्जांपल दिस इज ए पॉइंट, इस पॉइंट का नाम जी है, जी पॉइंट है। मैंने कहा अगर मैं जी पॉइंट को सिलेक्ट करता हूं, क्या मैं ये सिलेक्ट कर सकता हूं या नहीं कर सकता? क्या आंसर होना चाहिए? कर सकते या नहीं कर सकते? हम बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे रिसोर्सेज में के कंट्रोल में, ये हमारे कंट्रोल में है। क्योंकि हमने कहा हुआ है ये एक हमारी हद है रिसोर्सेज की, इसके अंदर अंदर कोई भी पॉइंट हो वो अटेनेबल है, वो अचीवेबल है, हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं वो अचीव करता हूं तो ये मेरी इनएफिशिएंसी होगी। क्यों इनएफिशिएंसी होगी? क्योंकि ब्लैक लाइन शो कर रही है एफिशिएंसी एंड फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट्स मीन अगर मैं जी पॉइंट को सिलेक्ट करता हूं, मैंने अपने रिसोर्सेज को फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं किया। हाँ, अगर मैंने फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं किया तो ये पॉइंट जी मेरी क्या शो कर रहा है? नालायकी शो कर रहा है, हमारी हुकूमत की, मुल्क की नालायकी शो कर रहा है कि रिसोर्सेज को ज़ाया करते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपको बताया कि पीआईए में अभी रिसेंटली 500 बंदा निकाला गया। ठीक है, अब वो 500 बंदा इसलिए निकाला क्योंकि जो नॉर्मली क्रू होता है एक बड़े जेट प्लेन का, वह तकरीबन 1500 के करीब एक बंदों का क्रू होता है। अब वो हमारे यहाँ तकरीबन 2500 बंदों का क्रू था, ठीक है, या 2200 के क्रू था, तो हमने 500-600 एक्स्ट्रा बंदे रखे हुए थे। ठीक है, उनकी ज़रूरत नहीं थी हमें। तो ऑब्वियस बात है, अगर वो रहेंगे तो फिक्स कॉस्ट आती रहेगी, तो भाई नुकसान में जाना हमने। ठीक है नी, तो हम सारे उन बंदों को निकालेंगे। हमने कहा कि इन्होंने एक्स्ट्रा तो आउटपुट देनी कुछ नहीं, इनसे सिर्फ हमारी कॉस्ट ज़्यादा होगी, हमने निकालेंगे। इस तरह पाकिस्तान रेलवे का हाल देख लें, वो कई अरसे से लॉस में जा रही है। क्यों? रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर रहे, अपने ट्रैक्स को, अपने रूट्स को सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहे, बंदे ज़्यादा हैं, काम कम कर रहे हैं, लॉस का बर्डन ज़्यादा आ रहा है। अगर हम रिसोर्स को एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं करेंगे तो ये हमारी क्या होगी? इनएफिशिएंसी होगी। तो ये जो पॉइंट जी है ये क्या शो कर रहा है? पॉइंट जी हमारी इनएफिशिएंसी शो कर रहा है, इनएफिशिएंसी शो कर रहा है। फिर हमसे एक और सवाल पूछा गया, हमने कहा ठीक है, हमने कहा अगर फॉर एग्जांपल मान लें एक पॉइंट जी है, ये वाला ये एक पॉइंट जी है, इसका नाम रखा पॉइंट जी। बताओ पॉइंट जी अचीव कर लेंगे? हमने कहा नहीं कर सकते। का रीज़न? हमने कहा ड्यू टू स्केर्स रिसोर्सेज, हमारे पास स्केर्स रिसोर्सेज हैं, हमारे पास कम ज़खायर है, रिसोर्सेज की कमी है। रिसोर्सेज की कमी की वजह से वी कांट अचीव दिस जी पॉइंट बिकॉज दिस जी पॉइंट इज बियॉन्ड अवर गिवन रिसोर्सेज। ये जो पॉइंट जी है ये हमारे गिवन रिसोर्सेज से बहुत दूर है, हम इसको रिसीव नहीं कर सकते, इसको अचीव नहीं कर सकते। तो कह सकता हूं क्या ये जी पॉइंट हमारे लिए अचीवेबल है, अटेनेबल है? हम कहेंगे नहीं। हम कहेंगे रीज़न बताओ? रीज़न हम कहेंगे क्योंकि स्कार्सिटी है, स्केर्सिटी। क्योंकि स्केर्सिटी है, चीज़ों की कमी है, हम नहीं कर सकता। क्लियर? अब पीपीसी में 3 बातें हो गई। अगर मैं इस पीपीसी के ऊपर मूव कर रहा हूं, मैं एफिशिएंट हूं। पीपीसी से इनवर्ड आया, इनएफिशिएंट हो गया। 2 बातें। पीपीसी से बाहर जा नहीं सकता क्योंकि हमारे पास स्केर्स रिसोर्सेज हैं। 3 बातें हो गई। ठीक है, अच्छा यहां पर एक और बात करनी, उससे पहले एक और बात। यहां पे मैंने पढ़ाया आपको, अगर हम कैपिटल गुड इंक्रीज में करता हूं
तो मुझे कंज्यूमर गुड को डिक्रीज करना पड़ता है, यानी कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है। ठीक है, अगर मैं इस ए से बी की तरफ आता हूँ तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1 है। अगर मैं कम्बिनेशन बी से सी पर आता हूँ तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2 है। ठीक है, यानी कि जैसे मैं कैपिटल गुड इंक्रीज करूंगा वी हैव टू सैक्रिफाइस दी कंज्यूमर गुड। मुझे बताएं, ये पीपीसी का टेबल भी आपके सामने है, ग्राफ भी आपके सामने है, कोई ऐसा पॉइंट हो, कोई ऐसी जगह हो जहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ना आ रही हो। फॉर एग्जांपल, मैं एक गुड इंक्रीज कर रहा हूं, मुझे दूसरे को सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ रहा। क्या कोई ऐसा पॉइंट मिलता है आपको? ढूंढने जरा, क्या ऐसा होता भी है? क्या पता ना होता हो आपके सर। नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो होती है, हम कुछ गेन करेंगे, उसके बदले में कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करेंगे। तो देखें, क्या कोई ऐसा सीन है, क्या कोई ऐसा केस है कि मैं एक चीज इंक्रीज करूं विदाउट सैक्रिफाइस द अदर वन, एक चीज को इंक्रीज करूं दूसरे को सैक्रिफाइस ना करना पड़े? या ऐसी बात कोई होती नहीं है कि सर कोई ना कुछ हमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? ढूंढे जरा, कुछ मिलता है आपको यहां से? इसको पॉइंट एच कर लें, सॉरी इसको पॉइंट एच कर लें, जी तो यहाँ पे लिखा होता है मैंने। होप सो आपने ढूंढा होगा, ठीक है, और होप सो मिल भी गया होगा। ठीक है, तो देखिएगा वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट जी है। अगर आप इनसाइड द पीपीएफ कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करें जो आपका इनएफिशिएंट पॉइंट होता है, ये वो पॉइंट होगा जहां पर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं आ रही होगी। कैसे? चेक दिस, मैं इस वक्त पॉइंट जी पर हूं और पॉइंट जी पर मेरी सूरत हाल क्या है, मैं कंज्यूमर गुड 9 बना रहा हूं, कैपिटल गुड 2 बना रहा हूं, ऐसी है। मैं इस जी पॉइंट पर खड़े होकर फैसला ये करता हूं कि मैंने सिर्फ कंज्यूमर गुड ज्यादा बनानी है, कंज्यूमर गुड ज्यादा बनानी है। तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अच्छा, कंज्यूमर गुड ज्यादा बनाओगे, अगर कंज्यूमर गुड ज्यादा बनाओगे तो कैपिटल गुड सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। चेक करते हैं जरा, ऐसा हो रहा ही नहीं हो रहा। ये देखें, इस पॉइंट जी पर खड़े होकर मैंने कंज्यूमर गुड बनाई और कंज्यूमर गुड बनाता 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 सी तक पहुंच गया। ये मैंने कंज्यूमर गुड बना ली, यानी कि 9 से 12 पे पहुंच गया। 3 एडिशनल कंज्यूमर गुड्स बनाई। क्या मैंने कैपिटल गुड को सैक्रिफाइस किया? नहीं किया। जब मैं 9 कंज्यूमर गुड पर था, कैपिटल गुड 2 थी, अब मेरी कंज्यूमर गुड 9 से 12 हो गई, कंज्यूमर गुड ज्यादा हो गई। देखें, विदाउट सैक्रिफाइस दी कैपिटल गुड, मीन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरी 0 आई है। इस पॉइंट पर कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं आई। क्यों नहीं आई? रीजन क्या, लॉजिक क्या? क्योंकि भाई आप अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर रहे थे, आप अपनी लेबर को पूरी यूटिलाइज नहीं कर रहे। लेबर आपकी निकम्मी बैठी हुई है, लेबर आपकी वेली बैठी हुई है। अपने वेली लेबर, निकम्मी लेबर को, अनस्किल्ड अनट्रेन्ड लेबर को यूटिलाइज किया है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं आनी है। ठीक है जी। फिर ये भी हो सकता है आपने यहां पर फैसला किया कि नहीं यार मैं कैपिटल गुड इंक्रीज करता हूं, तो कंज्यूमर गुड कितनी थी? 9। तो लॉजिक क्या कहती है? कैपिटल गुड इंक्रीज करने वाले हो तो कंज्यूमर गुड सैक्रिफाइस करोगे। चेक करते हैं सैक्रिफाइस होता कि नहीं होता। इस पॉइंट जी पर मैंने जब कैपिटल गुड इंक्रीज की कैपिटल गुड इंक्रीज की तो कैपिटल गुड में यहां तक पहुंच गया, कैपिटल गुड 2 से 3 पर आ गया, लेकिन विदाउट सैक्रिफाइसिंग दी कंज्यूमर गुड। तो देखिए मैंने कंज्यूमर गुड को सैक्रिफाइस नहीं किया, ये भी सही है। और चलते हैं, आपने क्या, नहीं आपने कहा मैं दोनों गुड ज्यादा बनाने वाला हूं। देखो आप सेंटर में आ गए, 45 एंगल पर आ गए, 45 डिग्री पर एंगल पर आ गए। देखें, आपने कंज्यूमर गुड भी ज्यादा कर लिए, कैपिटल गुड भी ज्यादा कर ली। अब डेढ़ मशीन बन नहीं सकती, सिर्फ समझाने के लिए किया है। अगर हम इनका थोड़ा सा एरिया कम करते हैं जरा, ठीक है। तो देखें दोनों गुड ज्यादा हो सकती हैं। ये कब होगा? जब हम रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो हम कह सकते हैं एट पॉइंट जी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0। इस पॉइंट जी पर मेरी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 0 एट दिस पॉइंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 0 एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0 है। वरना याद रखिएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा एग्जिस्ट करती है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं आ रही। देखें मैं एक चीज इंक्रीज कर रहा हूं विदाउट सैक्रिफाइस द अदर वन, अगर कुछ सैक्रिफाइस नहीं कर रहा तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं आनी चाहिए। तो ये हमारा कंसेप्ट था पीपीसी का, ठीक है। तो अब एक और बात रहेगी, उसके लिए जल्दी से इसको एक बार रिवाइज करें, फिर आपको समझाता हूं मैं।
तो ये 3 कॉन्सेप्ट हमने पीपीसी में देख लिया। अगर ऑन पीपीसी होंगे एफिशिएंट, बिलो या इनवर्ट पीपीसी होंगे इनएफिशिएंट, अबव पीपीसी होंगे स्केर्सिटी होगी। फिर हमने कहा ये जो पॉइंट एच है बिल्कुल हम अचीव नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन मेरा भी है, क्या कभी भी अचीव नहीं कर सकते? अब कहेंगे हाँ, अब सवाल आया ना, कभी भी अचीव नहीं कर सकते। इस बात का तय रिसोर्सेज करेंगे। अगर हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा आ जाएं, फॉर एग्जांपल नए ज़खायर दरियाफ्त हो गए, क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ लेबर हमारी इंप्रूव होगी। पहले मैक्रो में आपको पढ़ाऊंगा, हर कोई लेबर में नहीं आता, हर कोई लेबर में नहीं आता। लेबर में चंद इकोनॉमी के लोग आ रहे होते हैं, फॉल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी में हम बच्चों को लेबर में कंसीडर नहीं करते, स्टूडेंट को लेबर में कंसीडर नहीं करते, जो बूढ़े हजरात हैं उनको लेबर में कंसीडर नहीं करते, हाउस वाइफ्स को लेबर में कंसीडर नहीं करते। ठीक है, अब जो स्टूडेंट हैं वो लेबर में नहीं है, अब वो पढ़ाई कर चुका, अब वो लेबर वाली स्टेज में आ चुका, तो मेरे पास नई लेबर आ गई, स्किल्ड लेबर आ गई, एजुकेटेड ट्रेंड लेबर आ गई, मैं अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकता हूं। टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, एंटरप्रेन्योरशिप, लोगों ने कहा छोड़ो नौकरियां, अपने कारोबार करेंगे, बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योरशिप में एडवांसमेंट आना शुरू हो गई। इन सारे ज़खायर की वजह से नेचुरल रिसोर्सेज नए डिस्कवर हो गए, रिसोर्सेज नए दरियाफ्त हो गए, तो होगा क्या, हमारे रिसोर्सेज हमारे मुल्क में पहले से ज्यादा आ गए। जब रिसोर्सेज ज्यादा आ जाएंगे तो ये जो मेरी ब्लैक वाली कर्व है ये पूरी शिफ्ट हो जाएगी। तो देखें ये कर्व मेरी बन जाएगी इस तरह, कुछ ये कर्व मेरी कुछ इस तरह बन जाएगी। ठीक है, तो देखें पहले हमारी ब्लैक वाली कर्व थी, अब जैसे न्यू रिसोर्सेज आए, न्यू डिस्कवरीज हुई, न्यू इन्वेंशंस हुई, क्वांटिटी क्वालिटी ऑफ लेबर इंप्रूव हुआ, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, एंटरप्रेन्योरशिप इंक्रीज हुआ, तो देखें ये हम यहां से मूव करना शुरू है। दिस इज आवर ग्रोथ, इट्स मीन ये हमारी ग्रोथ हुई, और इस ग्रोथ को इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। इस ग्रोथ को इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। याद है कि मैंने आपको लिखवाया था ग्रोथ में, ग्रोथ मीन जब मैंने इकोनॉमिक ग्रोथ लिखवाया था माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंपैरिजन में, तो मैंने ग्रोथ में क्या लिखवाया था, राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीएफ। तो देखें आज आ गया राइटवर्ड शिफ्ट इन, अगर मेरी पीपीएफ राइटवर्ड शिफ्ट हो रही है इट्स मीन मेरी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। अगर मेरी पीपीसी कर्व इनवर्ड शिफ्ट हो रही है, यानी कि अगर मेरी पीपीसी कर्व यहां से वापस आ रही है, इट्स मीन हमारी इकोनॉमी डिक्लाइन कर रही है, हमारी इकोनॉमी डिक्लाइन कर रही है। ठीक है, तो हमने एफिशिएंसी पढ़ ली। हमने कहा एफिशिएंसी क्या, हमने कहा जो पीपीसी कर्व होता है उसके ऊपर कोई भी कॉम्बिनेशन हो वो एफिशिएंसी होती है। हमने कहा इनएफिशिएंसी पढ़ ली। हमने कहा हर वो पॉइंट जो इनसाइड पीपीएफ होगा, यानी कि ऑन पीपीसी एफिशिएंट, इन पीपीसी जो पीपीसी के अंदर होगा इनवर्ड होगा वो इनएफिशिएंसी। स्कार्सिटी कब होगी, जब अबव पीपीसी होगा स्कार्सिटी होगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ ली। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या, when we want to increase one product we have to sacrifice the another product due to scarcity of resources। resources की कमी की वजह से एक चीज को ज्यादा करेंगे तो दूसरे को कम करना पड़ेगा, this is the opportunity cost। ये भी पढ़ लिया हमने, ठीक है नहीं। ग्रोथ इन पीपीएफ, पीपीएफ में ग्रोथ कब होते हैं, हमने कहा सिंपल, जब राइटवर्ड शिफ्ट आएगा, राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी। जब पीपीसी में राइटवर्ड शिफ्ट, ये दिस इज द राइटवर्ड शिफ्ट, दिस इज माय राइट हैंड साइड, दिस इज द राइटवर्ड शिफ्ट। जब पीपीसी में राइटवर्ड शिफ्ट आएगा तब हमारी ग्रोथ होगी, और ये ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ है, पूरे मुल्क की ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ है ये। और इकोनॉमिक ग्रोथ होती क्यों है, नंबर 1 रीजन इंक्रीज इन नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज बढ़ गए, इंक्रीज हुई क्वांटिटी और लेबर की क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी में स्किल्ड होगी, ट्रेंड होगी, एजुकेटेड होगी। फिर इंक्रीज इन सप्लाई कैपिटल, कैपिटल फॉर्मेशन होगी हमारी। डेवलपमेंट इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजी हमारी इंप्रूव होगी। इन सारी रीजन की वजह से हमारा ये जो पीपीएफ है ये राइटवर्ड शिफ्ट कर देगा। पीपीएफ के राइटवर्ड शिफ्ट करने का मतलब क्या, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर गई। ठीक है, अब 2 चीजें रह गई पीपीसी की कैरेक्टरिस्टिक्स, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी।
करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसकी दो करेक्टरिस्टिक्स है। नंबर 1, नेगेटिवली स्लोप्ड, and the second one is concave to the origin, concave to the origin। दो इसकी रीजंस हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी। पीपीसी की दो करेक्टरिस्टिक्स बताएं। एक नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप क्या? नेगेटिव स्लोप से मुराद, अगर हम कैपिटल गुड को इंक्रीज करते हैं तो मुझे कंज्यूमर गुड को डिक्रीज करना पड़ेगा। दिस इज द नेगेटिव इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू प्रोडक्ट। अगर दो प्रोडक्ट में इनवर्स नेगेटिव रिलेशनशिप है तो ऑब्वियस बात है स्लोप नेगेटिव बननी है। तो देखें, दिस इज द नेगेटिव स्लोप। तो देखें, जैसे जैसे मैं कैपिटल गुड को इंक्रीज करता जाऊंगा, मैं वीट को कम करता चला जाऊंगा। इट इज कनकेव टू द ओरिजिन। ये कनकेव टू द ओरिजिन क्यों होती है? ये देखें, कनकेव टू द ओरिजिन। ये देखें, ये जो कर्व की फॉर्म बनी, कनकेव बनी है। तीन तरह की कर्व्स होती है नॉर्मली, 1 2 3, ठीक है। जो पीपीसी में कर्व बनती है ये कनकेव बनती है। कनकेव क्यों बनती है? क्योंकि यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हो रही होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हो रही होती है। ये देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1 2 3 4 5 इंक्रीज हो रही है, तो ये कनकेव बनती है। आईसीसी में पढ़ा था, आईसीसी में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो रही होती है, जिसको एमआरएस कहते हैं। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एमआरएस कम होता है, इसलिए ये कन्वेक्स बनती है। और यहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज मीन मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज हो रहा है। और एक नेगेटिव स्लोप ये होती है। अब यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेम है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा। जितना वाई इंक्रीज करूंगा उतना ही एक्स में चेंज आ रहा है, यानी कि दोनों में चेंज सेम आ रहा है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोनों का सेम है। तो ये 3 है। क्योंकि पीपीसी में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हो रही होती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इंक्रीज हो रहा होता है, इसलिए कर्व कनकेव बनती है। ये एक्चुअली होता क्यों, कनकेव क्यों बनती है? ये कनकेव की रीजन मैंने आपको यहां पे बता दिया था। क्यों? कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कंज्यूमर गुड के लिए सूटेबल होते हैं। अगर कंज्यूमर गुड पे लगे ज्यादा बेहतर वाली बात है। कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कैपिटल गुड के लिए बने होते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मेरे जो इंजीनियर्स होंगे वो कैपिटल गुड के लिए सूटेबल है या कंज्यूमर गुड के लिए सूटेबल है? वो कैपिटल गुड के लिए सूटेबल है ना। तो अगर मैं अपने इंजीनियर्स को कंज्यूमर गुड पर लगाऊंगा तो एफिशिएंटली वर्क नहीं होगा, ठीक है। इस तरह वुड है, वुड से मैं कंज्यूमर गुड ज्यादा अच्छी बना सकता हूं या लकड़ी से मशीनरी अच्छी बना सकता हूं। ऑब्वियस बात है, जो गुड्स हैं उसका ताल्लुक ज्यादा कंज्यूमर गुड से, कंज्यूमर गुड से ज्यादा अच्छे बनेंगे। ऐसा क्रॉप्स है, कॉटन है, उससे कंज्यूमर गुड अच्छी बनेंगी। अब स्टील हो गया, आयरन हो गया, उससे कैपिटल गुड अच्छी बनेंगी। तो कुछ रिसोर्सेज, ये कनकेव टू द ओरिजिन क्यों होता है? कुछ रिसोर्सेज कैपिटल गुड के लिए अच्छे होते हैं, कुछ रिसोर्सेज कंज्यूमर गुड के लिए अच्छे होते हैं। तो इस वजह से सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो इंक्रीज होती है। रीजन क्या? रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन, ठीक है नहीं। जैसे कि मैंने आपको यहां पे कहा था कि शुरू में अगर सारे रिसोर्सेज वीट पे लगा रहा हूं तो इंजीनियर भी कंज्यूमर गुड बना रहे हैं। तो जैसे मैं मिसाइल पर आया तो यहां से मैंने इंजीनियर वापस में लाए, तो कुछ इंजीनियर आए मेरे पास क्योंकि इंजीनियर कम थे। उसके बाद जैसे जैसे मैं कैपिटल गुड ज्यादा बनाता जा रहा हूं, मैं यहां से सारी लेबर मंगवाता जा रहा हूं। अब यहां से सारे जो वीट कंज्यूमर गुड बनाने के एक्सपर्ट थे वो भी मेरे पास आ रहे हैं। तो देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो बढ़ रही है उनकी, ज्यादा सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो, क्योंकि वो अपने एक्सपर्ट हमें देते जा रहे हैं, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से ये जो कर्व बनती है ये कनकेव टू दी ओरिजिन बनती है, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट कॉन्सेप्ट यहां से किए, एग्जामिनर समटाइम यहां से पूछता है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं इस वक्त पॉइंट बी पर हूं, ये बात और सुननी है आपने। मैं इस वक्त पॉइंट बी पर हूं। आई कैप ने कहा हम पॉइंट बी से पॉइंट ई पर आगे, हम पॉइंट बी से पॉइंट ई पर आगे। बताओ, पॉइंट बी से जब मैं पॉइंट ई पर आया मेरी क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रही? व्हाट इज द माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ई? बताएं क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है?
आपको पता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक सैक्रिफाइसिंग कॉस्ट है। तो आपने देखा मिसाइल, आपने कहा मिसाइल तो इंक्रीज हो रहा है, तो चीजों का इंक्रीज होना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, चीजों का डिक्रीज होना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो मैं लूज कर रहा हूं। तो हमने कहा जब पॉइंट बी पर था तो एक मिसाइल बना रहा था और 14 कंज्यूमर गुड बना रहा था। कहानी मेरी 14 से स्टार्ट हुई। मैं किस पॉइंट पर आ गया? ई पर। जब मैं ई पर आया तो 3 एडिशनल मैंने मिसाइल कैपिटल गुड बनाए और कंज्यूमर गुड मैं 5 बना रहा हूं। तो इट्स मीन टोटल अक्यूमुलेटेड कुर्बानी कितनी लगी, टोटल किसी क्या सेक्रीफाइस किया? तो 14 से लेके मैं 5 तक आ गया। अब 14 गुड्स बना रहा था कॉम्बिनेशन बी पर। ई पर आते आते कंज्यूमर गुड कितने रह गई? 5। तो यहां से यहां तक मैंने टोटल कितनी कंज्यूमर गुड सेक्रीफाइस की? तो 14 माइनस 5, तो मैंने 9 कंज्यूमर गुड्स को सेक्रीफाइस किया। तो ये 9, दिस इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फ्रॉम कॉम्बिनेशन बी टू कॉम्बिनेशन ई। ये एग्जामिनर टेबल से ही पूछ सकता है। सेम बात एग्जामिनर ग्राफ से ही पूछ सकता है। खैर ग्राफ का हाल बेहाल हो चुका है, ठीक है, तो कोशिश करते हैं बात समझ आ जाए। एग्जामिनर ने कहा, अब मैं कॉम्बिनेशन चेंज कर रहा हूं। एग्जामिनर ने कहा हम कॉम्बिनेशन सी पर हैं, दिस इज माई एग्जिस्टिंग कॉम्बिनेशन, और मैं सी से ई पर आ गया। बताओ मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? इस वक्त कहां हूं? सी पर। मूव कहां कर गया हूं? ई पर। सी से ई पर आ गया। मुझे बताएं सबसे पहले एक सवाल का जवाब दे, जब मैं सी से ई पर आया क्या मेरी एफिशिएंसी पे फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सी भी मेरा एफिशिएंट पॉइंट है, ई भी मेरा एफिशिएंट पॉइंट है। व्हाट इज द रीजन? अब सर ऑन पीपीसी हैं, ऑन पीपीसी पर कोई भी कॉम्बिनेशन हो वो एफिशिएंट कॉम्बिनेशन होता है। वेल डन, ये बात तो सही है। सी से ई पर आया, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है ये देखिए। तो सी पर कॉम्बिनेशन क्या सोचते हैं? सी पर कंज्यूमर गुड मेरी 12 थी, सी पर कैपिटल गुड मेरी 2 थी, तो 12 और 2 का कॉम्बिनेशन चल रहा है। कहां पहुंच गया? ई पर। तो ई पर मेरी कैपिटल गुड 4 हो गई और जबकि कंज्यूमर गुड मेरी 6 रह गई। यानी कि कैपिटल गुड तो 2 से इंक्रीज हुई, तो इंक्रीज तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती। हुआ क्या? मेरी कंज्यूमर गुड पहले 12 थी, अब वो 12 से कितनी रह गई? 6 रह गई। यानी कि 6 कंज्यूमर गुड इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू इंक्रीज 2 एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल गुड। यानी कि 2 एडिशनल कैपिटल गुड को मुझे प्रोड्यूस करने के लिए अपने 6 कंज्यूमर गुड को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये मेरी सैक्रिफाइसिंग कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो सम टाइम वो ग्राफ से भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूछता है, सम टाइम वो टेबल से भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूछता है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फ्रंटियर। तो अच्छे तरीके से इसको देख लीजिएगा, लाजिम पढ़ लीजिएगा। इनमें ये वाले हिस्से बड़े इंपॉर्टेंट है। किधर गया? कैरेक्टरिस्टिक्स फेवरेट एग्जामिनर का, ग्रोथ इन पीपीएफ ये पूछता है, और यहां से किधर गया? ये वाले पॉइंट 1 2 3 4 ये सारे पूछता है पॉइंट एग्जामिनर। एमसीक्यूज में पूछता है और 2-2 नंबर्स के लिए भी वो पूछ सकता है। तो मस्ट प्रिपेयर ऑल दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट इससे ऑनवर्ड पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।